ओके देखो ध्यान दो इधर। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ आज वैसे तो ज़्यादा करके डेरिवेशन ही है, फटाफट हो जाएगा, जरा ध्यान दो। पढ़ो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। When two light waves are same intensity interfere, find the resultant intensity of wave। बराबर क्वेश्चन को बोलने का मतलब क्या है कि दो वेव है, दो लाइट वेव है, दोनों का इंटेंसिटी कैसा है देखा, देखो ऑफ सेम इंटेंसिटी, ऑलमोस्ट इंटेंसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और तुमको जो नया वेव बनेगा मतलब उसका इंटरफेरेंस पैटर्न इंटरफेयर होकर जो नया वेव बनने वाला है उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। समझ में आ रहा है? दो वेव है, दोनों का इंटेंसिटी सेम सेम, बराबर दोनों इंटरफेयर हो जा रहे हैं और तुमको कुछ नया, जरूरी नहीं कि सेम। वैसे हम लोग यहाँ पे जो करेंगे क्योंकि सेम करेंगे तो एक ही हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो सेम वाला कंडीशन तो लास्ट में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो वेव बराबर, दोनों का जो भी इंटेंसिटी रहेगा दोनों इंटरफेयर हो रहे हैं और तुमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सबसे सिंपल है। देखो तो पहले कुछ बेसिक क्लियर कर दूं तुम्हारा मैं। जो इंटेंसिटी रहता है ना आई बराबर, वो हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। 11th में भी किया था अपन ने बराबर। जो इंटेंसिटी रहता है लाइट का वो किसका स्क्वायर रहता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड को ना हम लोग यहाँ पे इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखने वाले। किसके फॉर्म में, एक बार फिर से क्लियर करो। इंटेंसिटी किसका स्क्वायर, ये कौन सा इंटेंसिटी है, लाइट का इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कंपेयर मत करना इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग। ये है लाइट का इंटेंसिटी, है हमेशा लाइट का जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा उसका स्क्वायर होता है। और एम्पलीट्यूड को इस डेरिवेशन में हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखते हैं। सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर किया, उस पर न्यूमेरिकल भी किया, सेम वैसे। देखो समझो, एज्यूम करते हैं कि जो एक लाइट वेव है, एक जो लाइट वेव है उसका इंटेंसिटी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये किया है ना ऐसा वाला, न्यूमेरिकल्स किया ना बोले ऐसा, हाँ। तो E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी क्या है बताओ पहले, ये क्या, ये E1 है क्या, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लाइट वेव का बराबर। दूसरा जो लाइट वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वो है वही सेम रहेगा E0 साइन ओमेगा टी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा वो टाइम पे फाई का बराबर, फाई एक्स्ट्रा आ गया। याद है डेरिवेशन सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं, इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है बराबर। बताओ पहला लाइट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या रहेगा, E0 उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जैसे I0 किया था अपन, याद है I0 E0 वैसा। तो E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और दूसरा लाइट वेव E2 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, फाई दोनों लाइट वेव जो भी दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, माना फेज डिफरेंस सिखाया तुमको बराबर, सिंपल। चलो ये तो दो हुआ, हमको एक का चाहिए ना जो फाइनल बनेगा एक, तो दोनों को प्लस करते हैं। जो E तुमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E वो क्या रहेगा, E1 प्लस E2। याद है ना पूरा डेरिवेशन। बताओ E1 का आंसर क्या है, E0 बोलो तो E0 साइन ओमेगा टी, और E2 का E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अगर तुमको E चाहिए, E मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, E का आंसर क्या, दोनों को प्लस करो, E1 प्लस E2। E1 का आंसर क्या था, E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा E2 का आंसर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैथ्स लगे यहाँ पूरा। दोनों में जरा देखो क्या कॉमन है, E0, तो मैं E0 बाहर ले लेता है। जैसे ही E0 बाहर लिया, बताओ अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी और दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझा रहा है, सिंपल है। अब याद करो 11th स्टैंडर्ड जब तुमको मैथ सिखाया था मैंने, तो वहां मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया था, साइन सी प्लस साइन डी। आता है किसी को, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 11th में ट्रिग्नोमेट्री में किया था। उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मैथ्स लग रहा है सिंपल। तो 2 साइन लिखा, सी प्लस डी, सी कौन है, ओमेगा टी, प्लस डी कौन है, ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई कितना आएगा, 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस फाई ना। तो C प्लस डी में कितना आ गया, 2 ओमेगा टी प्लस फाई, बाई 2 भी तो होता है। जैसे इधर प्लस किया इधर माइनस करो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, एक एक ओमेगा टी कैंसिल बराबर। और तुमको अंदर क्या मिलेगा एक्चुअल में, माइनस फाई बाई 2 ना, यहाँ पे मिलेगा। देखो ये दो कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बचे देखो माइनस फाई बाय, लेकिन वो कॉस के अंदर माइनस फाई है, कॉस के अंदर नेगेटिव साइन वही रहता है ना, सिंपल हो जाता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज थीटा, कॉस थीटा होता है ना, मालूम है ना तुमको। कॉस के अंदर नेगेटिव साइन कोई मतलब नहीं। अगर तुमको कॉस के अंदर माइनस फाई बाई 2 आ रहा है तो भी मैं उसको क्या लिख देगा, कॉस ऑफ फाई बाई 2। समझा क्या हुआ बताओ यहाँ पे। E इज इक्वल टू तुमको अभी क्या मिला है, E इज इक्वल टू E0 2 साइन ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी था प्लस फाई बाई 2। एक काम कर लो यहाँ से ना, किधर गया वो, हाँ ये 2 ओमेगा टी प्लस फाई है। ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लो, अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लूं तो बताओ 2 ओमेगा टी क्या बन जाएगा, ओमेगा टी, और फाई क्या बन जाएगा, फाई बाई 2। ऊपर जो 2 कॉमन लिया वो नीचे के 2 से कैंसिल। देखो यहाँ क्या बता है, ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। देखो तुम्हारे पास अभी रिजल्टेंट आंसर क्या है, तुम्हारे पास है E बराबर। E इज इक्वल टू कितना आएगा, E0
और फिर तुम्हारे पास है 2 साइन ना, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 और कॉस में 5/2, बराबर है, बोलो यही है ना। हाँ, अब जरा ऊपर रिटर्न आओ, हमारा जो भी वेव रहता है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहेगा, इसको हमेशा साइन के फॉर्म में लिखते हैं और बाजू में उसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है, ये रूल है ना। पीछे भी देख लो, देखो यहाँ पे साइन के फॉर्म में मैंने लिखा और बाजू में उसका क्या है बताओ, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, हमेशा जो भी वेव रहेगा वो साइनसॉइडल रहता है, तो एक पहले मैक्सिमम वैल्यू आता है, बाजू में वो क्या आएगा, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेम हमको भी देखो, हमने क्या किया, हमने ई निकाला ना, ई मतलब नया जो वो बड़ा वेव है उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था, सेम वैसे लास्ट में भी तुमको वैसे ही आना चाहिए। फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, ई रहेगा मेन, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, साइन, बराबर। कॉस होता है, कॉस तो रहना चाहिए, क्या क्या बचना चाहिए, साइन। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो तो तुम्हारे पास अभी क्या है, 2E0, देखो यहाँ तक थे ना हम लोग, अरे इतना याद है कि नहीं, E0 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 कॉस 5/2। देखो मुझे इतना क्लियर मालूम है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेव है, बराबर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर ई आना चाहिए, ई है, बराबर, बाजू में क्या आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, और उसको छोड़ के क्या आना चाहिए, साइन। जो छोड़ के है उसको मैंने अलग कर दिया, देखो साइन जो चाहिए मैंने साइन को अलग लिख दिया, साइन चाहिए तुमको, कॉस नहीं चाहिए था ना, 2E0 नहीं चाहिए था ना, तो 2E0 और कॉस को मैंने एक साथ लिख दिया। अब ये क्या बनेगा, याद है ई आना चाहिए पहले जो भी रहेगा तुम्हारा, उसके बाद बोलो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, साइन। आ गया ना, ऐसा पैटर्न बता रहा हूं मैं तुमको, पैटर्न। अरे कोई भी लाइट, कोई भी वेव का ऐसे रहता है ना पैटर्न, साइनसॉइडल वेव का ऐसे रहता है, जो भी पैरामीटर रहेगा उसका उसके सामने मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, बाद में साइन वाला फंक्शन है, क्योंकि वो साइनसॉइडल वेव है। समझ में आ रहा है। तो देखो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 के बाजू में हमारे पास क्या बचा है, 2E0 कॉस 5/2, ये क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से, मैक्सिमम वैल्यू है ये। अरे बोलो, दिमाग चलाओ थोड़ा, ये ई है तो इसके बाजू में उसका क्या होना चाहिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू और बाजू में साइन, बराबर है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं एक नया नाम देता हूं, क्या देते हैं इसको, E0 डैश। E0 क्यों नहीं दे सकते, E0 पहले आ चुका है, देखो बराबर ना, E0 तो इंडिविजुअल वेव का मैक्सिमम वैल्यू था ना, ये E0 डैश क्या रहेगा, जो रिजल्टेंट वेव बना है लाइट वेव, उसका मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आ रहा है। तो समझा अभी तक क्या क्या किए, बताओ। E1 का आंसर क्या था स्टार्टिंग में, E0 साइन ओमेगा टी। E2 का आंसर क्या था, E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 तुम्हारे लिए क्या था, वो 5 फेज डिफरेंस, दोनों को प्लस कर दिए, बराबर, प्लस किए। और कौन सा फॉर्म लगाया बताओ मैंने मैथ्स में उधर, साइन सी प्लस साइन डी ना, साइन सी प्लस साइन डी, जल्दी बैठो फटाफट, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म लगाया। हाँ, तो जैसे ही साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म लगाया, तुमको वहां पे एक साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला और दूसरा क्या मिला, कॉस। तुम्हारा काम का बताओ वहां पे क्या था, साइन। कॉस तुम्हारे काम का नहीं, कॉस को तुमने अलग रख दिया, कॉस को जिसके साथ भी रखा, मतलब साइन को छोड़ के जो भी पार्ट बचेगा वो तुम्हारे लिए रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, बराबर। तो ये 2E0 cos 5/2 तुम्हारे लिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। डिनोट किससे किया बताओ, E0 डैश। समझ में आ रहा है, इसको तुमको थोड़ी देर में कराएगा फिर से, एक बार तुम खुद से भी करना रहेगा, इसका समझ लो अभी, समझा है। तो बताओ अब तुम्हारा मेन फॉर्मूला क्या बना है, E एज इट इज, बोलो E एज इट इज। ये पूरा पार्ट तुम्हारे लिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू E0 डैश, और साइन वाला पार्ट एज इट इज है। समझ में आया। तो ये हम लोग ने क्या निकाला बताओ, ये बताओ इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये E मतलब क्या था, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड का है कि रिजल्टेंट का है, रिजल्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का E0 डैश, किसका मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट सेकंड की रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा है, साइनोसॉइडल है। सिंपल है ना। अरे बोलो, ये तो इजी डेरिवेशन, इसके मैंने तुमसे नहीं कराया, बहुत इजी था बराबर। चलो आगे देखते हैं थोड़ा और। मैंने क्या बताया, जो भी हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट करने वाले हम लोग आज चल रहे हैं, पहले से याद है, स्टार्टिंग का पॉइंट याद करो, इंटेंसिटी किसका स्क्वायर रहता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड को किसके फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बताया था ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फिर से देखो, एम्पलीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब रिटर्न आओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एम्पलीट्यूड के फॉर्म में रिटर्न लिख दो, याद है, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग वैल्यू वैसा। तो ये जो E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। ये E0 डैश जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड को, समझा। और ये साइन जो है वो साइन एज इट इज जो भी फंक्शन रहेगा तुम्हारा, बराबर। हाँ क्या, हाँ देखो देखो, तो समझा बताओ, ये यहां तक तुमको समझा है, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा एक्टिव रहो, 1 घंटे में भी सोते रहते तो कैसे चलेगा। E इज इक्वल टू E0 डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, याद है तुमको। E बोलो जल्दी फटाक से, E क्या था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 डैश
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बराबर। इसको हम लोग फिर से बताओ भी किससे रिलेट करने जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड, बराबर। तो ई जो है वो तुम्हारा बन जाएगा भी ए, इधर लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं उससे तुमको आगे समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के सिलेबस में ये ई नहीं लिखा था, वहां पे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में डेरिवेशन ही था। इस बार ऐसा नहीं, इस बार एम्पलीट्यूड को रिलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो याद रखो। तो ये जो ई है इसको बोलो तुम लोग किससे रिलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड से, बराबर। ये ई नॉट डैश क्या रहेगा, मैक्स, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलो आ जाओ, रिटर्न आ जाओ। ये जो ई नॉट डैश है, बोलो ई नॉट डैश को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, मैक्सिमम। अब ये ए नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ई नॉट एक्चुअली में फॉर्मूला क्या था लास्ट ईयर का, देख लो, a इज इक्वल टू एन, ऐसा था, बराबर। कैपिटल ए इज इक्वल टू साइन, कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल ए, फिर जो भी तुम्हारा साइन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो बताओ ये स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कैसे मालूम पड़ता है, साइन के बाजू में जो भी रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये ए क्या है तुम्हारे लिए, एम्पलीट्यूड, समझा। तो बताओ ये ई नॉट डैश के जगह बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या लिखूं, स्मॉल ए की कैपिटल है, स्मॉल है, वही तो मैंने ई नॉट डैश की जगह पे क्या लिख दिया, ए, मतलब ई नॉट डैश को ए ले लिया अभी, मेरा स्मॉल है। तो वही ई नॉट डैश का आंसर तुमको पहले से मालूम है, ई नॉट डैश क्या था, 2 ई नॉट कॉस 5/2, बराबर। ये सिंपल सिंपल था, चलो इतना समझा। बोलो एम्पलीट्यूड कैसे निकाला, तो ये जो तुमने निकाला है 2 ई नॉट कॉस 5/2, ये एक्चुअल में तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि वो ए है ना, ए, बराबर। एक बार फिर से क्लियर करो, E1 याद है, E2 याद है, E निकाला E1 प्लस E2, बराबर। फॉर्मूला लगाया साइन सी प्लस साइन डी का, उसमें से साइन हमारा काम का था अलग रखा, कॉस नहीं काम का था, उसको मैक्सिमम वैल्यू में डाल दिया, बराबर। इसके लिए तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 2 ई नॉट कॉस 5/2, बराबर। तो ये 2 ई नॉट कॉस 5/2 जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही है तुम्हारा एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू, बराबर। चलो इतना तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या किया अभी तक हम लोगों ने। चलो अब आते हैं, अब निकालते हैं, हमको याद है हमको एक्चुअल में निकालना तो था इंटेंसिटी ना, अरे इंटेंसिटी मैंने तुमको बताया पहले, इंटेंसिटी किससे मिलेगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। एम्पलीट्यूड कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रिक, इसके लिए स्टार्ट कहां से किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ गए एम्पलीट्यूड में, अब आने वाले कहां पे, इंटेंसिटी, बराबर। लाइट का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह कुछ नहीं, बराबर। लाइट का इंटेंसिटी जो होने वाला है, ठीक है, वो कोई भी एक पॉइंट पी पे, कोई भी एक पॉइंट पी रहने दो, उस पे क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तुमको मालूम ही है। तुम्हारे पास ए का आंसर तो पहले से है ना, बोलो क्या था बताओ आंसर, 2 ई नॉट कॉस 5/2, ये वैल्यू डाल दो ए नॉट ए के जगह पे। अगर देखो इसका स्क्वायर ए का वैल्यू डालेंगे तो स्क्वायर भी करना, तो बताओ वो 2 का स्क्वायर क्या, 4, ई नॉट का स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 5/2, सिंपल, बराबर। तो ये तुमने निकाल दिया इंटेंसिटी, समझा क्या निकाला, तुम याद है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला अपन ने, ये सब डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, बराबर। यहाँ पे 5/2 का फेज डिफरेंस और पहले कितने का फेज डिफरेंस था दोनों में, 5 का था, ये सब याद रखो, ठीक है। फिर हमने निकाला एम्पलीट्यूड, बोलो कितना आया था, 2 ना, ये वाला, ये ए वाला कितना, 2 ई नॉट कॉस 5/2। फिर जब हम लोग इससे इंटेंसिटी निकाले, आई पी मतलब इंटेंसिटी पी कितना रहेगा, 4 ई नॉट स्क्वायर, सॉरी हाँ वही ना, 4 ई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, वो आई नॉट स्क्वायर आया कहां से बताता हूं, बराबर। अच्छा राइट बोले, कोई रॉन्ग नहीं है। इसका 2 का स्क्वायर होएगा 4 ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर कॉस 5/2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब जरा ध्यान समझो, बताओ ई नॉट क्या है, ई नॉट जरा रिटर्न हो, ई नॉट क्या था बताओ, ई नॉट था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट करके हम लोग ने यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। तो ई नॉट का स्क्वायर किसका स्क्वायर रहेगा, एम्पलीट्यूड का, दिख रहा है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और खुद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता क्या है, इंटेंसिटी। तो आई नॉट लिख दिया है वहां पे, क्या लिख दिया है, जरा अब फिर से एक बार जरा ध्यान से देखो, इतना इजी नहीं है समझना, जरा देखो इसको बताता हूँ कैसे हुआ। देखो इतना तो तुमको समझा ही रहेगा, ये जो लिखा है मैंने ये तो समझा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुमको आगे आ रहा है, यहाँ पे आई पी ना, आई पी 4 को मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज है। ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर 5/2 भी एज इट इज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ई नॉट में तुमको प्रॉब्लम है, बहुत इजी, इतना कुछ हार्ड नहीं। देखो ई रिलेट किया है ए से, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एम्पलीट्यूड, ऐसा रिलेट किया, बराबर। और इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है मतलब वो इसका ही स्क्वायर ना, अरे दोनों सेम सेम, इसको इससे रिलेट किया ना, बराबर। तो अगर ई नॉट रहेगा, ई नॉट का स्क्वायर मतलब ए नॉट का स्क्वायर, मतलब वो इन शॉर्ट आई नॉट का स्क्वायर, वही डायरेक्ट ई नॉट स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दिया हम लोग ने, आई नॉट का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, 3-4 चीज निकाल दिया, सॉरी इंटेंसिटी का स्क्वायर नहीं, क्या आएगा, सिर्फ आई नॉट, क्योंकि इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना, अरे ए स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर नहीं, आई नॉट, बराबर। पहले लिखा भी है, देखो यहाँ पे, देखो इधर इंटेंसिटी स्क्वायर नहीं आता, ए का स्क्वायर आता है। हाँ देखो 3-4 चीज निकाल दिया, एक बार जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले बोला हम लोगों ने क्या निकाला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर याद है, E इज इक्वल टू ई नॉट डैश क्या, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 का फेज डिफरेंस। फिर तुमको निकाल के दिखा एम्पलीट्यूड कितना है बताओ, एम्पलीट्यूड
2 ई नॉट कॉस 5/2। फिर हम लोग ने इंटेंसिटी निकाला है, इंटेंसिटी वो कितना है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है इतना। हाँ चलो अब इससे दो केस करते हैं। देखो तुमको कल के डेरिवेशन सब कुछ सिखा दिया था। अगर ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड बराबर ब्राइट बैंड, उसमें पाथ डिफरेंस कितने का होता है? 0 रहता है। ऊपर से जो आया नीचे याद है सेम डिस्टेंस था तो पाथ लेंथ सेम था तो पाथ डिफरेंस था ही नहीं वहां पे ना, समझा? तो 0 का अगर रहेगा पाथ डिफरेंस तो क्या रहेगा बताओ? सेंट्रल ब्राइट बैंड, मतलब वही ब्राइट बैंड मिलता जो भी है। सेम वैसे ही यहाँ पे फाई याद है, फाई क्या था? फाई क्या है? फेज डिफरेंस। सेम वही पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस का भी 0 याद है, दो उसको भी देखा। तो अगर मैंने थीटा का आंसर, थीटा समझा रहे थीटा क्या है तुम्हारे लिए? सॉरी थीटा इधर थीटा कैसा फाई आना चाहिए ना, फाई याद है क्या है? फेज डिफरेंस जो भी है। अगर मैंने फेज डिफरेंस का आंसर क्या ले लिया? 0। अगर मैंने फेज डिफरेंस का आंसर 0 लिया है तो जरा वैल्यू ऊपर डालो यहाँ पे, cos 0 अपॉन कुछ भी रहेगा 0, तो cos 0 होता कितना है 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आएगा 4 आई नॉट ना, 4 आई नॉट कितना आ जाएगा 4 आई नॉट, समझ में आ रहा है? 4 आई नॉट आ जाएगा। ठीक है अब 4 जो आई नॉट है स्क्वायर, तुम्हारे टेस्ट में भी स्क्वायर है क्या? जरा चेक करो, स्क्वायर नहीं आना चाहिए एक्चुअल में, मैंने लिख दिया है क्या ऐसे ही है। नहीं स्क्वायर नहीं, करेक्ट है, अपन राइट जा रहे हैं बराबर। स्क्वायर कट कर दो, स्क्वायर नहीं रहेगा। देखो हाँ किधर थे हम लोग फाई का आंसर कितना पुट कर रहे हैं? 0 ब्राइट बैंड के लिए ना, ब्राइट बैंड। ठीक है फाई 0 पुट किया, cos 0 कितना हो गया 1 हुआ, आंसर कितना आया 4 आई नॉट। ये मैं आई मैक्स बताता हूँ क्यों आई मैक्स लिखा है। चलो पहले उससे पहले जैसे फाई का आंसर 0 पुट किया वैसे फाई एक दूसरा एंगल पुट करो, पाई पुट करो बराबर। कुछ यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है। चलो ये वैल्यू पुट कर, जैसे ही पाई डालेंगे दिखाई दे रहा है इसमें, अरे ये मेन फॉर्मूला है, पाई डालेंगे तो बन जाएगा π/2। अरे नीचे भी तो 2 है, मैं फाई के जगह पे पाई डाल रहा है, cos π/2 कितना होता है 0, तो पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर कितना हो गया 0। 4 आई नॉट और 0 दोनों में से बड़ा कौन है? 4 आई नॉट, तो वो तुम्हारे लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और जो कम है वो मिनिमम। सिंपल है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है बराबर, समझा है? अरे इजी डेरिवेशन है, समझा ना? डेस्क में मत रखना, डेस्क में बैठ चलेगा, डेस्क में मत रखना कुछ, समझा पॉइंट क्या है? बोलो हाँ यहाँ पे, हाँ मिनिमम इंटेंसिटी आ रहा है मतलब वहाँ पे डार्क बैंड है, वहाँ पे कुछ लाइट वाइट नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में क्या है? एक बार रिकैप मारते हैं। E1 याद है? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। E1 क्या आंसर बताओ? E नॉट साइन ओमेगा टी। E2 E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस कितने का वहाँ पे? 5 का है, सिंपल है। फिर तुमको रिजल्टेंट E चाहिए तो E1 प्लस E2 कर दिया बराबर, वो E नॉट कॉमन लिया, साइन सी प्लस साइन टी का 2 साइन सी प्लस d/2 cos c माइनस d/2 फॉर्मूला लगाया। साइन मेरे काम का है, साइन को रखा, जो काम का नहीं होता उसको मैक्सिमम वैल्यू ले लिया है बराबर। तो तुम्हारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू E नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस, इधर 5 इधर 5/2 है, याद है? फर्क याद रखना बराबर। फिर इंटेंस, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग कंपेयर किए थे एम्पलीट्यूड के साथ, तो एम्पलीट्यूड ले लिया उसको बराबर। और ऐसा एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, एम्पलीट्यूड से हमको मेन चाहिए इंटेंसिटी जो उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर किया, दो केस पुट किया, एक याद है एक कितने के लिए फेज डिफरेंस, एक 0 फेज डिफरेंस, दूसरा पाई। 0 जैसे डाला ब्राइट बैंड मिल गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और जैसे तुमने पाई डाला पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस पाई का है, मिनिमम मिल गया इंटेंसिटी, मतलब डार्क बैंड। समझाइए अब थियरी है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, जल्दी फटाक से बताऊं क्या है। हाँ अगर तुमको प्रॉपर अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो क्या क्या चाहिए? सिंपल थियरी, लेकिन इसका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, ये कर लेना बहुत, क्योंकि बहुत बार आ चुका है पॉइंट, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और आता है, पता नहीं क्यों हर बार आता है। लेकिन देखो तो क्या है, मतलब अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगा? 6 कंडीशन है उसके लिए, 6 कंडीशन। पहला कंडीशन तो तुम्हारा जो सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट के बारे में सब कुछ मालूम है तुमको। सोर्स क्या होना चाहिए? कोहेरेंट। जो भी 2 लाइट रेज आ रहा है, जो भी रहेगा, दो वेव आएगा, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? मैं जो बोल रहा है वही, ये खाली आगे पीछे हो सकता है बराबर। पहले बताओ क्या होना चाहिए? सोर्स कोहेरेंट, सोर्स एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। पोलराइजेशन का स्टेट कैसे होना चाहिए? मतलब एक वेव अगर ऐसा है तो दूसरा वेव ऐसा नहीं आना चाहिए, दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए, समझा? पोलराइजेशन का स्टेट सेम। कितना बताओ? 3 हो गया। समझा क्या क्या बताया मैंने तुमको? स्मॉल डी याद है? स्मॉल डी क्या रहता है बताओ? स्मॉल डी दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, और याद है कैपिटल डी स्क्रीन से इधर तक कट है। स्मॉल डी कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। 4 हो गया, बोलो समझाया? स्लिट्स एकदम नैरो होने चाहिए। स्लिट्स याद है? स्लिट्स 2 mm से 4 mm कल के रहे। स्लिट्स कैसे होना चाहिए? समझा? कितना हो गया? 5। एक बार फिर से बताओ, सोर्सेस क्या था? कैसा सोर्स? कोवैलेंट नहीं, कोहेरेंट सोर्स बराबर। सेकंड, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए बराबर। और क्या बताया तुमको मैंने?
स्लिट्स नैरो होना चाहिए और स्मॉल डी का वैल्यू कैपिटल डी के कंपेरिजन बहुत छोटा होना चाहिए और बहुत एक हाँ और यहाँ पे आएगा हाँ मोनोक्रोमैटिक, ये भूल गए थे 6 बराबर। 6 वाला क्या है मोनोक्रोमैटिक, सिंपल है ना, याद हो गया तुमको, फटाफट पढ़ो जल्दी पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है, लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होना चाहिए। सेकंड, टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, ये भी मालूम है आपको मोनोक्रोमैटिक। थर्ड पढ़ो, वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, बताया सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। आगे, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट मतलब स्मॉल डी, मतलब स्मॉल डी। आगे, must be small in comparison with the distance between plane containing the slits and the मतलब वही स्क्रीन और यहाँ तक के डिस्टेंस D के कंपैरिजन में स्मॉल d बहुत छोटा होना चाहिए बराबर। आगे नेक्स्ट, the two slits must be, ये बताया था तुमको। और लास्ट, the two waves should be in सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ये भी बता दिया था। 6 का 6 बता दिया, समझा, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है। ऑप्टिकल पाथ, थोड़ा इधर कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्टिकल पाथ में, क्योंकि आज का डेरिवेशन ऐसे ही है सब, जितना भी डेरिवेशन है ध्यान से समझना, तो कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा तुमको। देखो तो क्या पढ़ रहे बताओ हम लोग, ऑप्टिकल पाथ। जरा देखो एकदम ध्यान से, डेरिवेशन टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये देखो दो चीजें तुम करते हैं, ध्यान दो। एक है मीडियम, एक हम लोग ले रहे हैं मीडियम, कोई मीडियम रहेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा। तुम्हारे टेक्स्ट में उसको एन लिख दिया, एन गलत होना है, एन नहीं होता है, ईटा होता है बराबर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा होता है ना, या तो म्यू लिखो बराबर। एक है हमारे पास वैक्यूम, जिसका तुमको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वैक्यूम या तो एयर का 1 रहता है, मालूम है, 11th में पढ़ाया ना तुमको मैंने, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दो तो ही तुमको समझेगा, इतना इजी चीज नहीं है जो सिखाने जा रहा हूँ, कंफर्म कंफ्यूजन होगा अगर आंसर प्रॉपर नहीं देंगे। देखो मैं बोलता हूँ कि जो लाइट वेव है बराबर, वो मीडियम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर किया, टाइम लगा टी, कितना टाइम लगा टी। कुछ तो वेलोसिटी रहेगा यहाँ पे, लाइट का कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, ध्यान दे रहे हैं सब लोग। क्या वही लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में ही रहेगा, सेम रहेगा जो मीडियम में था, क्या अलग रहेगा? अरे वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मीडियम हर अलग अलग मीडियम के लिए लाइट का वेलोसिटी अलग अलग होता है ना। ग्लास के लिए 2 × 10⁸ होता है, समझ में आ रहा है? जरा ध्यान दो, टाइम टी कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, वो कुछ तो वेलोसिटी है, टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स। अब जरा ध्यान दो, यहां जो वेलोसिटी है वो यहां के वेलोसिटी मतलब वैक्यूम में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, इसके कंपैरिजन में तुम्हारा यहाँ का मीडियम का वेलोसिटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कम वेलोसिटी है। टाइम जो भी है, टाइम जितना यहाँ है उतना ही टाइम इधर भी है। ध्यान दो, मैं 2 केस कंपेयर करेगा तो तुमको ये समझेगा। कुछ तो मीडियम का वेलोसिटी, मीडियम में लाइट का कुछ तो वेलोसिटी, कितना टाइम लगा टी, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स बराबर। अब इधर देखो, वैक्यूम में वेलोसिटी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको मैंने सी एक्चुअल में सी लिखना चाहिए बराबर, ये तो वी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं बराबर, वी वैक्यूम लिखा जा सकता है। सी वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, संजय ध्यान दे इधर, कितना टाइम लगा, सेम जितना उधर टाइम लगा, यहां भी कुछ तो डिस्टेंस कवर होएगा। एक क्वेश्चन का आंसर दो, ज्यादा स्पीड है, टाइम उतना ही लग रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे कम डिस्टेंस कवर करेंगे, ज्यादा करेंगे स्पीड ज्यादा है, उतने ही टाइम में कुछ ज्यादा आगे तक चले जाएंगे। कितना ज्यादा आगे तक जा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स डेल्टा एक्स, मतलब कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। वो मीडियम जिससे तुम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो और जो भी डिस्टेंस मीडियम में ट्रैवल किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दिखा, ये जो चीज मैंने निकाला है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। एक बार फिर से, इतना इजी बता था, कंफ्यूजन होएगा। फिर से थियरी तो पूरा बाकी है, अभी तो जस्ट मैंने थोड़ा सिखाया, अभी पूरा सब कुछ बाकी है। जरा ध्यान दो, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, और जो तुम्हारा वैक्यूम है उधर 1 रहता है बराबर। मीडियम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डेल्टा एक्स, जो कंफर्म है कि ये एन डेल्टा एक्स से छोटा ही है ना, कम ही रहेगा, क्योंकि वैक्यूम में तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है बराबर। हाँ, टाइम दोनों में सेम लगा था कि अलग अलग टाइम है, सेम। क्या दोनों में वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। किधर कम है, मीडियम में कम है, इसके लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वैक्यूम में ज्यादा, इसके लिए ज्यादा डिस्टेंस। ज्यादा जो डिस्टेंस कवर हो चुका है वो डिस्टेंस कितना रहेगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डेल्टा, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम का जो भी डिस्टेंस कवर किया दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुमको मालूम पड़ेगा कि वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर होने वाला है। ये डिस्टेंस एक टाइप का, मतलब एक टाइप का लेंथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल लेंथ। याद रहेगा, समझो ऑप्टिकल लेंथ क्या है, मैथमेटिकली समझा क्या बताओ पहले, फिर थियोरेटिकल देखते हैं। यही लिखा है, कुछ नया चीज नहीं है, जो मैंने बता दिया ना इतने में, वही पूरा घुमा फिरा के वही मिलेगा तुमको यहाँ पे। समझ में आ रहा है? चालू करूं, चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है, when a wave travels distance delta x through a medium having refractive index eta, its phase changes by same, उसका कुछ तो, हाँ उसका फेस चेंज होता है बराबर। अब एक पॉइंट रह गया था, वो भी बता दो। देखो मीडियम में जब लाइट जा रहा है, मूव हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है,
वैक्यूम में जा रहा है, फेज चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना फेज चेंज होगा डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में, एग्जैक्ट उतना ही फेज चेंज होने वाला है ईटा डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? क्यों बताओ? टाइम तो उतना ही लगा था ना दोनों में, टाइम उतना लगा था। प्रॉब्लम क्या है, इधर वैक्यूम में स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक चले गए, और इधर स्पीड कम था मीडियम में, इसके लिए कम डिस्टेंस तक गए। समझा? एक फेज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना फेज चेंज होगा मीडियम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में, एग्जैक्ट उतना ही फेज चेंज होने वाला है कभी ईटा डेल्टा एक्स कवर करने में डिस्टेंस। हाँ, ये डिस्टेंस कहाँ कवर कर रहे हो तुम लोग? वैक्यूम में। समझना? ये पॉइंट आएगा, पढ़ो कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ऐसा है बराबर। हाँ, किधर थे हम लोग? इट्स फेज चेंजेस बाय सेम अमाउंट एज इट वुड इफ द वेव हैड ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ईटा डेल्टा एक्स। ये बताया मैंने थोड़ी देर पहले तुमको, अभी जस्ट ये बताया ना, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में जो फेज चेंज होने वाला है उतना एग्जैक्ट फेज चेंज कब होएगा? ईटा डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में, लेकिन वैक्यूम में। समझा? आगे आओ, पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन मीडियम, मीडियम में पाथ लेंथ कितना है? डेल्टा एक्स। इधर पाथ लेंथ कितना है? ईटा डेल्टा एक्स। रुक जाओ, फेज में चेंज है क्या बताओ? फेज दोनों इतना डिस्टेंस कवर करने में फेज कितना है? सेम है। फेज डिफरेंस बताओ? जीरो का रहेगा। एक और चीज, ये पाथ लेंथ है डेल्टा एक्स, पाथ लेंथ है, इधर पाथ लेंथ कितना है? ईटा डेल्टा। बताओ पाथ डिफरेंस क्या है? बोलो, बाकी लोग भी है जो सुन रहे, जो फीस भरे, जो आंसर दे सकते हैं। इधर पाथ लेंथ है डेल्टा एक्स, यहां पाथ लेंथ है ईटा डेल्टा एक्स। बताओ पाथ डिफरेंस कितना है? ईटा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, बराबर ना? हाँ, मतलब डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, ईटा -1। देखो यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है ईटा। अरे मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स को आगे जाके 10 करके डिस्टेंस को, डेल्टा एक्स को डी ले लिया, आगे जाके याद रखना, आगे जाके डेल्टा एक्स को हम लोग क्या ले लेंगे? डी, बराबर। तो बताओ पाथ डिफरेंस अगर मैं डेल्टा एक्स को डी एज्यूम करूं, बोलो क्या आएगा? ईटा डी माइनस डी ना। अरे डेल्टा एक्स को डी ले रहे हैं लास्ट में, अभी नहीं, अभी तो पढ़ाऊंगा बराबर। डेल्टा एक्स को लास्ट में डी लेंगे तो आ जाएगा ईटा डी माइनस डी। अगर तुमने डी कॉमन ले लिया तो डी इंटू ईटा -1, ये रहेगा तुम्हारा पाथ डिफरेंस। समझो ये सब चीज का? समझा? आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, फिर से पढ़ो क्या है? The path length of delta x in the medium of refractive index eta is equal to the eta, अरे दोनों ना, is equal to eta delta x ना। अच्छा, is equal to the path length of eta delta x in vacuum। eta delta x is called as optical path travel by, पहले बता चुका हूँ ना, ये जो बॉक्स किया इसको तो बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। अरे बताया था, पहले ही बता दिया था, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। दिस मीन्स optical path through a पढ़ो medium is effective path travel by the light in vacuum to generate same phase याद है? अरे जितना फेज यहाँ जनरेट होता है सेम उतना ही फेज यहाँ पे जनरेट होता है। समझा है? बोलो, क्लियर है? आगे तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का होता है, तो टाइम रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो भी रहेगा। ये डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग? मीडियम में। और ये स्पीड कहाँ पे? मीडियम। क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी मीडियम को देख रहे हैं, मीडियम, वैक्यूम आगे। ये समझो फॉर्मूला किसके लिए? मीडियम। अगर मुझे वैक्यूम के लिखना है तो मीडियम के जगह पे वैक्यूम लिख दो, सिंपल है, बराबर। अब जरा ध्यान दो, अब मैं ये दो क्या बताओ, ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में टाइम तो सेम ही लग रहा था, याद है क्या? दोनों में टाइम तो सेम ही, अरे टाइम साइन, हाँ वेलोसिटी अलग अलग है ना, तभी तो मैंने वी मीडियम और वी वैक्यूम लिखा है, नहीं तो मैं उधर भी वी मीडियम लिखता था। वेलोसिटी अलग है, सही है, मैंने पहले ही बता चुका, देखो लिखा भी है, प्रूफ है यहाँ पे, टाइम सेम लगा है वहां पे। मैं टाइम का आंसर ये है, टाइम का आंसर ये भी है, तो दोनों टाइम का आंसर है, बराबर ना? तो मैंने ये दो चीज को कंपेयर किया। अब जरा ध्यान दो, मुझे चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वैक्यूम में, जो मुझे पहले से मालूम है कितना रहता है, ईटा डेल्टा एक्स, ये मुझे पहले, फिर भी निकालते हैं। तो ये डी याद है, डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन वैक्यूम, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव, बराबर, जो भी रहेगा वैक्यूम मीडियम जो भी, ठीक है। यहां से जरा डी वैक्यूम का आंसर निकालो, वी वैक्यूम इधर भेजना पड़ेगा तुमको, तो वी वैक्यूम अपॉन क्या आ जाएगा? वी मीडियम। देखो वी वैक्यूम और वी मीडियम और डी मीडियम बाजू में आ गया, ऐसा इनटू है, मैथ है ये तो, बराबर, समझा है? अब जरा ध्यान से देखो, याद करो 11th स्टैंडर्ड याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वेलोसिटी ऑफ जो भी मीडियम है, मीडियम या फिर वी, अरे ये सब पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, याद है? इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू v1 बाय v2, याद है क्या? इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, ये सब सिखाया हुआ चीज है। तो दो वेलोसिटी का अगर दो अलग अलग, ये फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम ना,
हमारे पास तो दो केस क्या क्या है, एक मीडियम का है और दूसरा क्या है, वैक्यूम का है। तो वैक्यूम और मीडियम का जब भी वेलोसिटी को डिवाइड करूंगा उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो तो ये v वैक्यूम अपॉन v मीडियम को बताओ मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ईटा लिख दूं, ईटा इंटू क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन द मीडियम। मुझे मालूम है डिस्टेंस कवर्ड इन द मीडियम कितना है, डेल्टा एक्स, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ईटा, ईटा डेल्टा एक्स, जो पहले बता दिया था तुमको, समझ आ रहा है? ठीक है, देखो तो ये डी मीडियम एज इट इज है, मतलब ये इधर बता रहे हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ क्या है, ईटा डेल्टा एक्स। ये क्या वही डिस्टेंस है जो वेव कवर करता है वैक्यूम में? हाँ, तो मैंने लिखा है ना, डिस्टेंस कवर बाय द वेव इन वैक्यूम। सिंपल ना, इसका आंसर मैंने निकाला है डी, अरे लिख सकते ना डी वैक्यूम, इसका आंसर क्या रहेगा, ईटा डी मीडियम ना, अरे डी मीडियम मतलब ही डेल्टा एक्स, डिस्टेंस थियरी में लिखा है मैंने, और क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन मीडियम मतलब डेल्टा एक्स, बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके जगह पे ईटा और इसके पे क्या है, डी मीडियम। भूलो मत, ये डी मीडियम मतलब ही डेल्टा एक्स है, कुछ नया चीज नहीं है, बराबर, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे जाते हैं, जो मैंने तुमको लास्ट में बताया था, मैं डी मीडियम को डी ले लेगा, डी मीडियम मतलब डेल्टा एक्स को डी लेंगे, लास्ट पहले बता दिया था। तो अगर मैं इसको डी ले लूं, बोलो क्या बन जाएगा, कितने का ऑप्टिकल पाथ, ईटा डी, बराबर। यहाँ आएगा ईटा डी और यहाँ पे क्या आएगा, डी, ईटा डी माइनस डी तुम्हारा क्या रहेगा, फेस कहां से आ गया, पाथ, फेस तो जीरो था बराबर, ये पाथ डिफरेंस बराबर, और कॉमन ले लो डी, तो ईटा माइनस वन। सिंपल ना, बोलो, अरे सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ हार्डवर्ड नहीं है, समझा है? तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का एक सिंपल, अगर पूरा पढ़ने के बाद एक आंसर बताया जाए तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वैक्यूम, बराबर। उतने ही टाइम इंटरवल में जितने टाइम में कहां कर होता है, मीडियम में। फेस डिफरेंस कितने का होता है, जीरो, फेस सेम सेम रहता है ना, याद है ना। पाथ डिफरेंस कितने का होता है, ईटा डी माइनस वन, या तो जो भी रहेगा तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड माइनस वन, बराबर। ठीक है, समझ में आया? बोलो क्या बताया तुमको यहाँ पे, हाँ ठीक है, अच्छा अलग बता दिए, समझा? बोलो कैसा किया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, Why are multiple colors observed over a thin film of oil floating on? ये बहुत बार देखा रहेगा, बारिश के टाइम में, बारिश तो रहता ही है, ऑटो वगैरह रुका रहता है, ऑटो का वो इंजन लीक हो गया तो उसका पेट्रोल नीचे गिर गया, बराबर, और जैसे गिरा तो रेनबो कलर आ जाता है। क्यों होता है वो पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो ये ऑयल का लेयर है जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये क्या है, किसका लेयर है, ऑयल, ऑयल का लेयर है। इसके नीचे बोलो क्या रहेगा, पानी रहेगा, पानी के ऊपर रहता ना, ऑयल का डेंसिटी कम रहता है, बराबर, नीचे है वाटर, उसके ऊपर एयर, बराबर ना, अरे हवा, फिर वो ऑयल, फिर पानी, ऐसा। तुम लोग कहां से देख रहे हैं, पानी के अंदर से क्या, ऊपर से, हवा से देख रहे हैं, एयर से, तो यहाँ पे रहेगा इंसिडेंट लाइट। जैसे ही इंसिडेंट लाइट इंटरैक्ट करेगा वो ऑयल के सरफेस से, वहां तुमको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। कितने एंगल पे इंसिडेंट लाइट है बताओ, थीटा वन, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होने वाला है, क्या होएगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, जो लाइट आया वो रिफ्लेक्ट भी होएगा, जो लाइट आया वो रिफ्रैक्ट भी होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ाया था 11th में, तो वो पार्शियल रिफ्लेक्शन सिखाया था ना, जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो ये लाइट आया और यहाँ से क्या हो गया, एक रिफ्लेक्ट हो गया, और उसी एक लाइट का पार्ट कहाँ चले गया, अंदर, रिफ्रैक्ट होकर अंदर चले गया। समझ में आया? रिफ्लेक्ट होकर अंदर चले गया। ठीक है, तो कितने पे बताओ तुम्हारा इंसिडेंट लाइट था, कितने एंगल पे, थीटा वन पे था। हाँ, और जब ये निकला तो बताओ यहाँ का एंगल कितना रहेगा, थीटा वन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिखाया था ये सब चीज, बराबर। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, फिर लाइट अंदर आ गया, दिख रहा है, ऑयल कहां से आया, एयर से ऑयल में आ गया, बराबर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। हाँ, फिर एक बार यहाँ इंटरैक्ट किया तो एक बार यहाँ, जहां भी इंटरैक्ट करेगा वहां पे क्या बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल। वो जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को। अब कितने एंगल पे नीचे लगा है, देखो थीटा टू, पहले कितने पे लगा था, थीटा वन पे लगा था। ठीक है, नीचे थीटा टू पे इंटरैक्ट किया, यहाँ पे होने वाला है रिफ्लेक्शन, मतलब वही जो भी रहेगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन जो भी रहेगा, नीचे वाटर से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइट आया वो फिर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे बताओ ये क्या फिर से यहाँ पे इंटरैक्ट हो रहा है दो मीडियम के बीच में ना। हाँ, रहना चाहिए, नॉर्मल बनाना है तो बना लो, लेकिन ज्योमेट्री खराब हो जाएगा, इसके लिए नहीं बनाया। यहाँ से इधर से फिर से लाइट क्या होएगा, रिफ्लेक्ट की रिफ्रैक्ट, दो मीडियम इन्वॉल्व है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बराबर। इधर भी दो मीडियम इन्वॉल्व है, ये लाइट तो रिफ्लेक्टेड वाला रे है, ये वाला लाइट क्या है, ये रिफ्रैक्टेड। एक बार कौन सा लाइट था बताओ, ये इंसिडेंट, ये क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड ना, आगे एक और आ रहा है, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये बताओ क्या है, ये रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड जो हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये फिर से सेकंड टाइम रिफ्रैक्ट। तो ये दो रे, बराबर, ये इंटरफेयर होएगा आगे जाके, और तुमको कलर देखने मिलेगा, और कलर अलग अलग कलर्स मिलेगा। चलो ठीक है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी ना,
ठीक है, चलो समझ में आ गया डायग्राम क्या है। चलो जस्ट पढ़ना है, सिखा दिया जा क्या क्या होने वाला है। इंटरफेरेंस होने के बाद ही तुमको कलर्स वगैरह देखने मिलेगा। ब्राइट बैंड, अल्टरनेट, डार्क ब्राइट बैंड, डिपेंड करता है कि कितने एंगल। याद है, ऐसा नहीं कि कलर वही, ऐसा नहीं तो कलर वही रहता है। तुम अपना एंगल चेंज करो, तुमको अलग अलग कलर दिखाई देगा यहाँ पे। तो अपने देखने के ऊपर यहाँ पे कैसा है, तो पॉइंट भी यहाँ पे आएगा कि कितने एंगल पे तुम देख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा वहाँ का कलर। हाँ, ऐसा ही कुछ पॉइंट वहाँ नहीं दिखता रहेगा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता रहेगा। इंटेंसिटी है ही नहीं, डार्क बैंड पूरा एकदम। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्या है? Colors observed over a thin oily film on the surface of water are due to the interference of light wave reflected from the upper and lower surface of film. Clear? देखो ये ऊपर, ये कौन सा सरफेस है? अपर सरफेस ऑफ फिल्म। ये फिल्म का जो ऑयल फिल्म का ऊपर वाला सरफेस है, और ये क्या है? ऑयल फिल्म का नीचे। इधर से रिफ्लेक्शन हुआ है, देखो यहाँ पे बराबर 2 बार। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं? ऊपर हुआ है। क्या इधर भी रिफ्लेक्शन हुआ है? हुआ ना, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, इसके तुमको ऐसा दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। क्या है? Between two rays depends upon the point on the film that is being viewed. समझा ना? आया ना पॉइंट? तुम जहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस क्या है, और पार्ट डिफरेंस पे तो पूरा इंटरफेरेंस डिपेंड करता है, बराबर ना? आगे नेक्स्ट, रे पार्शियली गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर से, ऊपर से थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ, और आगे as shown in the figure AE, देखो AE पहला रिफ्रैक्शन ना, पार्शियल रिफ्लेक्शन यहाँ पे। आगे नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड ट्रैवल अलोंग AB, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया पार्शियल रिफ्लेक्शन से और कुछ ट्रैवल कर दिया AB। अब यहाँ पे B से फिर से रिफ्लेक्शन होने वाला है वहाँ पे। आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में, at B it again gets partially reflected and travels along BC। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ट्रैवल कहाँ करेगा? BC पे ट्रैवल करेगा। आगे at C it refract, रुक जाओ, C पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 मीडियम इन्वॉल्व है, ध्यान दो सब लोग। C पे फिर से रिफ्रैक्ट हो रहा है इनटू एयर एंड ट्रैवल्स अलोंग CF, अलोंग G है, इसका G है बराबर, अलोंग CF, CF ट्रैवल करेगा अभी। आगे जाके ये 2 रे होने वाला इंटरफियर, जो भी पाथ डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिलेगा। लास्ट पॉइंट पढ़ो। क्या है? ये दोनों पैरेलल ना, AE और पैरेलल आना भी तो चाहिए। याद है कोहेरेंट सोर्स पहला था, पैरेलल वेवफ्रंट भेजते हैं। हाँ आगे क्या? ड्यू टू देयर पाथ डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट पाथ लेंथ इन द डिफरेंट मीडियम, अलग अलग पाथ लेंथ के वजह से उनके पास क्या आ रहा है? फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। क्या है नेक्स्ट? द फेज डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1। इधर देखो, ये दिख रहा है θ1, ये तुम्हारे व्यूइंग एंगल पे, अगर तुम व्यूइंग अलग अलग पोजीशन से करेंगे तो तुम्हारा θ1 चेंज हो जाएगा, बराबर ना? उसके हिसाब से तुमको पैटर्न देखने मिलता है। That is the angle of viewing, बराबर, and also on the refractive index of thin film का refractive index क्या, उस पे भी डिपेंड है। 2 चीज पे डिपेंड है, जो भी तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिलने वाला 2 चीज पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है तुम्हारा व्यूइंग एंगल θ1, ये दिख रहा है, इस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा वो जो ऑयल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायफ्रैक्शन चालू था, डायफ्रैक्शन थोड़ा सा, लेकिन ये बच गया। अच्छा ये बच गया, चलो ये पढ़ लो, पढ़ो। क्या? इजी है। Thus the two rays AE and CF interfere producing maxima and minima for different colors ना। अच्छा 2 बार लिख दिया, for different colors at different angle of view, अलग अलग एंगल ऑफ व्यूइंग पे अलग अलग कलर, ये तो हमको पहले से मालूम है। मैक्सिमम मिनिमम मालूम है? कौन सा बैंड? ब्राइट। यहाँ पे कल पढ़ाया ना, याद है? मैक्सिमम बोलते हैं उसको। ठीक है, इधर भी आएगा। समझा क्या है? अब तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं। ठीक है, इधर आता है डायफ्रैक्शन। क्या? देखो डायफ्रैक्शन का, इसका डेरिवेशन इंटरफेरेंस से भी डेंजर है, तो बहुत जबरदस्त एक ही डेरिवेशन है, लेकिन ये समझने में तुमको बहुत जबरदस्त टाइम लगेगा। देखो स्टार्ट करते हैं, डायफ्रैक्शन क्या है, ध्यान देना स्टार्टिंग से। कुछ भी अपर्चर होता है ना, अपर्चर मालूम है? पतरा बितरा रहेगा, थोड़ा सा होल रहता है वहाँ पे, होल, बराबर। तो वो अपर्चर पे जैसे ही लाइट गिरता है, अभी हम तरह नहीं देखने, हमको देखना है अपर्चर, समझो सर्कुलर अपर्चर है ऐसा, बराबर। तो यहाँ पे जो भी यहाँ से लाइट आ रहा है, देखिए ऐसा ऐसा जो कोने ऐसा लग लग के आ रहा है, तो वहां पे वो उसके शैडो रीजन में अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए कोने पे लाइट ऐसा गिरेगा और वहां से लाइट बेंड हो जाता है, और उस रीजन में बेंड होता है जो उसका शैडो का रीजन रहता है। ये देखा रहेगा तुमने, पत्थर में कभी होल हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे से बड़ा बड़ा होकर आता है, नीचे बड़ा हो जाता है। और बहुत सनराइज सनसेट के टाइम पे तुमको ऐसा सन देखो, ऐसा गोल गोल ऐसा दिखाई देता है ना, ऐसा करके ऐसा देखा है कभी? सनराइज सनसेट के टाइम पे गोल ऐसा बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ये देखा है ना तुम्हें? बहुत बार देखा रहेगा ऐसा। हाँ, अलग अलग कलर का रहता है, राइट, उसको। और बहुत जगह माउंटेन्स देखा है, माउंटेन्स जब सनराइज होता है सनसेट, तो उस टाइम पे माउंटेन्स को जो बाउंड्री है उसको कलर आ जाता है प्रॉपर, तो वो डायफ्रैक्शन कैसे होता है? ये सब एग्जांपल्स है डायफ्रैक्शन के, बराबर। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है डायफ्रैक्शन का? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। कब? जब वो बराबर अपर्चर के एकदम एंड पे लगता है, और वो जब बेंड होगा तो कौन से रीजन में बेंड होता है?
शैडो वाले रीजन में। चलो पढ़ते पॉइंट एकदम क्लियर, कुछ हार्ड वर्ड पॉइंट नहीं, पढ़ो क्या है। द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट, स्लिट भी एक टाइप का ऑब्स्टेकल है बराबर, एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। यही बताया तुमको ना मैंने, यही बताया ना, समझा। चलो पढ़ते हैं। दो टाइप का डायफ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, दूसरा क्या है फ्रेस्नल। फ्रेस्नल पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्रेस्नल से याद है, हाँ। तो एक फ्रेस्नल का डायफ्रैक्शन और दूसरा कौन सा डायफ्रैक्शन हमारे पास, फ्रॉनहोफर, याद रहेगा। कौन सा दो डायफ्रैक्शन एग्जाम में आता है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश भी आता है, एक बहुत बार आ चुका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन। क्या फर्क है, बहुत सिंपल सा फर्क है, देखो ऐसे ओनली बता दे। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहेगा उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, मतलब स्मॉल डी जो है, याद है स्मॉल डी कैपिटल डी, तो ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर रखा रहेगा। कौन से डायफ्रैक्शन में, फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन में जो भी अपैरेटस उसको एकदम कम कम डिस्टेंस पे रखते हैं, यही फर्क है बस, समझे फर्क क्या है। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में जो भी अपैरेटस है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा और फ्रेस्नल्स में कम रहता है। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या है। बिटवीन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, याद है प्राइमरी एस, प्राइमरी सोर्स, हाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, फिर उसके बाद ऑब्स्टेकल जिसको स्लिट्स भी बोलते हैं, कॉसिंग डायफ्रैक्शन एंड द स्क्रीन। याद है दो तीन चीज बताया, तुम्हारे पास सोर्स है, वो तुम्हारा स्लिट्स है, वो स्क्रीन है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे फ्रॉनहोफर, पढ़ो। And the screen for viewing the diffraction are very large. The diffraction is called as Fraunhofer. सिंपल ना, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो Fraunhofer diffraction, ठीक है। आगे पढ़ो। इस केस में अगर सोचो बहुत ज्यादा लेंथ रखा है, प्लेन वेवफ्रंट आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा, स्फेरिकल आएगा, कैसा आएगा, प्लेन आएगा, ज्यादा दूर डिस्टेंस है, बताया ना। याद है डाइवर्जिंग रहता तो स्फेरिकल आता है, सिलेंड्रिकल वैसा आता है। जब याद रखो, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कौन सा वेवफ्रंट, प्लेन। अगर डिस्टेंस कम रहेगा या तो सिलेंड्रिकल या तो स्फेरिकल, डिपेंड करेंगे सोर्स कैसा है, बराबर, ठीक है। चलो देखते हैं फ्रेस्नेस, पढ़ो क्या है, समझ गया ना क्या है, अरे पॉइंट पढ़ा कि नहीं हम लोग, नहीं है, पढ़ लो, पढ़ो क्या है। द वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन द ऑब्स्टेकल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ प्लेन, यही तो बताया था हम लोग ना। इधर याद है डिस्टेंस कैसा है, यहाँ पे कम है, वेवफ्रंट क्या क्या आ सकता है, स्फेरिकल या तो सिलेंड्रिकल, डिपेंड करेगा कंडीशन, पढ़ो क्या। इन दिस केस द डिस्टेंस आर मच स्मॉलर एंड द इंसिडेंट वेवफ्रंट इज आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, बताया था ये तुमको मैंने, समझा। सिंपल सिंपल पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फ्रॉनहोफर। किधर क्या फ्रॉनहोफर, इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है ना, ज्यादा डिस्टेंस है अपैरेटस के बीच में, तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या, जरा देखो, थोड़ा समझने का ट्राई करो। सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सोर्स रखा है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स, मालूम है तुमको। कॉन्वेक्स मिरर क्या रहता है, वो डाइवर्जिंग रहता है ना। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, मालूम है ना, सब उल्टा रहता है। अरे जो कॉनकेव काम करता है कन्वर्जिंग मिरर में, वही उल्टा काम करेगा डाइवर्जिंग की लेंस में, सिंपल है, ऐसा याद रखने का। कॉन्वेक्स एक लेंस का एक और नाम है, इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ये सब सिखाया था यार, स्फेरिकल मिरर पढ़ाने पे सिखाया तुमको मैंने। कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स क्योंकि दो कॉन्वेक्स सरफेस है, बस और कुछ नहीं, सिंपल। चलो पढ़ते पढ़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले बता दो, फिर देखते हैं क्या। देखो जरा ध्यान दो, सोर्स ऑफ लाइट है एस, इसका जो भी लाइट है वो किस पे इंसिडेंट हुआ है बताओ, कॉन्वेक्स लेंस या तो बाय कॉन्वेक्स लेंस, एक ही बात है। ये क्या कर रहा है, इससे कौन सा वेवफ्रंट मिल रहा है, प्लेन कन्वर्ट, कौन सा प्लेन मिल रहा है, क्लियर। ये प्लेन वेवफ्रंट फिर से किस पे इंसिडेंट होता है, वापस एक बाय कॉन्वेक्स लेंस पे। सोर्स है कॉन्वेक्स लेंस, उससे प्लेन वेवफ्रंट, वो भी किस पे इंसिडेंट होएगा, कॉन्वेक्स या तो बाय कॉन्वेक्स, जो भी है, समझ में आया इससे। अब अगर ध्यान दो, जो देखा बीच में देखो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स, इसमें से वो जो भी पॉइंट्स है उसमें से कुछ रेस एकदम स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट इंसिडेंट होने वाले किस पे, दूसरे कॉन्वेक्स लेंस पे, और कुछ रेस मतलब जो स्ट्रेट इंसिडेंट हो रहे, बताओ वो कौन से कलर का रे है, रेड कलर का जो भी लाइट है वो एकदम स्ट्रेट गिरता है किस पे, सेकंड वाले कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन जो ग्रीन कलर का लाइट है ना, वो एक एंगल पे गिरता है कॉन्वेक्स लेंस पे, समझ में आ रहा है, बराबर है। अरे बोलो, दो देखो, दो चीज हो रहा है यहाँ पे क्या है कि जो एक रे तुम्हारा, एक जो भी रे ऑफ लाइट है वो ये कॉन्वेक्स लेंस पे कोई एंगल पे गिर रहा है क्या, नहीं, एक 0 डिग्री पे, मतलब प्लेन है ना, स्ट्रेट है, और एक कुछ एंगल पे एलिवेट होकर गिर रहा है उसके ऊपर, समझा। ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारा होता रहेगा, उसमें से हमने 2 केस लिया है ऐसा। लाइट तो अलग अलग एंगल पे गिरता रहता है ना, लाइट तो अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग एंगल पे गिरेगा, ठीक है। तो ये 2 एंगल हम लोगों ने लिखा है, एक 0 डिग्री का एंगल और दूसरा कुछ तो एंगल रहेगा, ऐसा 2 एंगल। अब जरा ध्यान दो, कौन सा कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, अरे कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग। जो भी इस पे प्लेन वेवफ्रंट आएगा, जो भी प्लेन आएगा वो डायरेक्ट एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा उसको, समझा। तो रेड वाले को देखो, जो रेड वाला प्लेन आया था ना, पैरेलल आया, देखो रेड वाला पैरेलल है पूरा लाइट, जैसे ही पैरेलल लाइट ये दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस पे गिरा, उसने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, बराबर। अब जरा और देखो ग्रीन वाले को, देखो ग्रीन वाला तो पहले से यहां से कुछ एंगल पे गिर रहा है यहाँ पे,
एक आंसर दो, जो भी एंगल पे तुम्हारा ग्रीन वाला लाइट ये सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस पे गिर रहा है, क्या फिर से तुम्हारा जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलली है? ये ग्रीन वाला लाइट एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं है? वही जैसे रेड वाला लाइट एक दूसरे को पैरेलल था, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ग्रीन वाला लाइट एलिवेट नहीं हुआ है, सब एलिवेट हुआ है, तो सब पैरेलल आ जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? ऐसा तो क्या फिर से पैरेलल रेस आ रहा है इसके पास? पैरेलल रेस आएगा तो कहां से? फोकस से पास होएगा, फोकस पे कन्वर्ज होता है ना। हाँ, तो जो भी पैरेलल रे यहाँ पे है इसने इसको कन्वर्ज कर दिया कहां पे? ऊपर। क्यों बना बताओ? अरे एंगल पे एलिवेट था, अगर एंगल पे नीचे रहता तो नीचे बनता था। समझा? समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो 2 पॉइंट्स मिल रहा है, बताऊंगा इस पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे। यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिया, थोड़ा डिटेल में देखेंगे वहां पे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं। बताने थोड़ा नॉलेज पॉइंट बताओ तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या तो प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये जो पॉइंट है ना बीच वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा या तो कौन सा मैक्सिमा? डायफ्रैक्शन। मैं डायफ्रैक्शन में पूरा वो जो भी है ना ब्राइट डार्क वो सब अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे कंडीशंस। समझ में? इसको क्या बोलते हैं? क्या कौन सा मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा या तो प्रिंसिपल। समझा यहाँ पे क्या क्या हुआ? कुछ चीज और, लेंस जो है वो कन्वर्ज कर लेता है लाइट को एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है जो वो लेंस का फोकस रहता है ना। पढ़ा है ना 11th में? अरे लेंस का जहां फोकस है उधर ही फोकस करेगा पूरे रे ऑफ लाइट को। तो ये जो फोकस है, याद है फोकस से लेके लेंस का जो भी बीच का सेंटर रहता है क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर क्या बोलते हैं कि पोल बोलते हैं? मिरर में रहता है ना पोल। तो ऑप्टिक सेंटर से लेके बराबर जहां पे फोकस है वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बराबर याद है? ऑप्टिक सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या रहता है? फोकल लेंथ। उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल जो भी रहेगा स्मॉल एफ से करते हैं। वैसे तो यहाँ पे दे दिया कैपिटल एफ, चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बराबर तुम्हारे वो याद है स्क्रीन का डिस्टेंस और सोर्स के डिस्टेंस से मैच हो जा रहा है एकदम बराबर, क्योंकि तुम्हारा लाइट कन्वर्ज स्क्रीन पे हुआ है कि उसके आगे पीछे हुआ है? बराबर स्क्रीन पे हुआ है। देखो ना, समझा? स्क्रीन को ऐसा रखे बराबर वहां पे, तो जो स्क्रीन से लेके तुम्हारे सोर्स तक का डिस्टेंस रहेगा जो भी रहेगा कैपिटल डी का आंसर बराबर किससे मैच होएगा? फोकल लेंथ, मतलब जिसको हम लोगों ने कैपिटल एफ लिया यहाँ पे। समझा? डायग्राम से तो थियरी बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्या क्या हुआ है, कितना लेंस? 2, दोनों कॉन्वेक्स ही कॉन्वेक्स, दोनों को बाय कॉन्वेक्स भी बोलते हैं ना। बराबर काम वो ये कन्वर्जिंग करने का। प्लेन वेवफ्रंट आया तो कन्वर्ज कर देगा उसको एक पॉइंट बराबर। तो इस पे एक प्लेन वेवफ्रंट आया था रेड कलर का, उसको पॉइंट पी पे कन्वर्ज किया। एक दूसरे एंगल पे आया लेकिन वो भी पैरेलल था बराबर, वो भी प्लेन वेवफ्रंट था, उसको कहां पे कन्वर्ज कर दिया? P0 पे कन्वर्ज कर दिया। पी का नाम क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा या तो प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या फोकल लेंथ बराबर तुम्हारे कैपिटल डी से मैच हो रहा है? हाँ एग्जैक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो सेम ही रहेगा ना अप्रोक्सीमेटली से। समझ में आया क्या क्या हुआ? चलो अब पढ़ते फटाफट। पढ़ो क्या? Fraunhofer diffraction has monochromatic light source at the focus of converging lens। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये लेंस दिखाई दे रहा है लेंस, इसका फोकस बताओ कहां पे? इसका फोकस किधर है? जैसे इसका फोकस था P पे या तो P0 पे, वैसे इसका फोकस किधर है? S पे। देखो ना इधर, समझा क्या? मालूम है बेसिक? हाँ यहाँ पे इसका मतलब नहीं कि लाइट ऐसा है कन्वर्ज हुआ, उल्टा भी तो पॉसिबल है। अगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो, अगर यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, मैं यहाँ पे सोर्स रखूँ तो इसके लाइट ऐसा ऐसा जाएगा, मालूम है? उल्टा भी तो होता है, मालूम है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा फोकस है फर्स्ट कन्वर्जिंग लेंस का। समझा? ठीक है, तो यहाँ पे जब लाइट रखा तो वैसे जाएगा और पैरेलल देगा। पैरेलल दिया तो फोकस से गया ना, तो फोकस पे रखेंगे सोर्स को और लाइट देंगे तो पैरेलल जाएगा। सिंपल लॉजिक है। फिर ये पैरेलल वेवफ्रंट को इससे पास किया ना। चलो आगे पढ़ो, कहाँ तक तुम? हाँ, इग्नोरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ो क्या? इग्नोरिंग एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि कभी लेंस में डिफेक्ट होने की वजह से जो तुम्हारा पैरेलल जाने वाला रे कभी आगे पीछे चले जाता है बराबर, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन। यहाँ पे हम लोग एब्रेशन को क्या कर रहे हैं? इग्नोर। मतलब एब्रेशन नहीं, मतलब आगे पीछे नहीं जाएगा रे, स्ट्रेट पैरेलल तो पैरेलल ही जाएगा। समझा? उसको बोलते हैं एब्रेशन। किसकी वजह से आता है? फॉल्ट इन, कहां पे फॉल्ट बताओ? लेंस में फॉल्ट है इसका। ठीक है, उसको हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। इग्नोरिंग एब्रेशन। आगे बढ़ो। द इमर्जिंग बीइंग विल कंसिस्ट ऑफ पैरेलल, मतलब प्लेन पैरेलल रेस ना, प्लेन पैरेलल रेस देखो ब्लू कलर का। हाँ, रिजल्टिंग इन द प्लेन। तुमको ये फर्स्ट लेंस से प्लेन वेवफ्रंट मिल चुका है बराबर। आगे ये प्लेन वेवफ्रंट से एक वेवफ्रंट पैरेलल जाएगा और दूसरा ही पैरेलल जाता है। जो दूसरा जाएगा ग्रीन कलर वाला वो एक एंगल पे जाता है ना, इसके लिए ऊपर तुमको मिला पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, these are incident on the diffraction element, diffraction such as slit, a circular aperture। एक सर्कुलर अपर्चर पर स्लिट हो सकता है, सर्कुलर अपर्चर हो सकता है बराबर। स्लिट मालूम है? स्लिट मालूम है? स्लिट अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर बताया था, पतरा वाला होल वैसा। हाँ आगे, अ डबल स्लिट, अ ग्रेटिंग एक्सेट्रा। ग्रेटिंग का मतलब मालूम है? ग्रेटिंग क्या होता है? ग्रिल, मतलब ग्रिल देखा रहे? ग्रिल में भी अपर्चर रहता है ना।
अरे ग्रिल्स, ये मालूम है ना ये, हाँ इसको ग्रेटिंग बोलते हैं, इसमें से ही पास हो सकता है ऐसा, समझा। 2-3 है तुम्हारे पास ऑप्शन, तुम्हारे पास अपर्चर लो, सर्कुलर अपर्चर लो, या तो स्लिट लो, या तो ग्रेटिंग यूज करो, बराबर, ऐसा लॉजिक है इसमें, क्योंकि इसमें लीनियर सोर्स यूज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा ग्रेटिंग में, वो देखेंगे आगे लीनियर सोर्स क्या रहता है। किधर से हम लोग, हाँ ऑप्शन ना हमारे पास क्या क्या है, डायफ्रैक्शन एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, स्लिट हो सकता है, सर्कुलर अपर्चर हो सकता है, डबल स्लिट हो सकता है, ग्रेटिंग हो सकता है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, बराबर। आगे पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर देख रहे हैं। अगर याद है जो ग्रेटिंग बताया उसके लिए लीनियर सोर्स यूज करना पड़ता है, याद रखना, आगे आएगा पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ सर्कुलर अपर्चर S is a point source and the lenses are biconvex, मतलब कॉन्वेक्स, सिखा दिया पहले ना, आगे। फॉर लीनियर एलिमेंट, याद है लीनियर बताया, कौन था लीनियर बताया एलिमेंट, एग्जांपल ग्रेटिंग, ग्रेटिंग लीनियर था, बराबर, और भी बहुत सारे एग्जांपल लीनियर। फॉर लीनियर सोर्स लाइक स्लिट्स भी लीनियर में आता है, ग्रेटिंग भी लीनियर, इसके लिए तुमको लीनियर सोर्स यूज करना पड़ेगा, समझा। और जो तुमको आगे जो मिलेगा ना वेवलेट्स वगैरह, उसका शेप भी चेंज, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, वैसा कुछ हो जाता है, बराबर। किधर से, हाँ आगे बढ़ो। द सोर्स आर लीनियर एंड द लेंसेस आर सिलेंड्रिकल इन शेप, याद रहेगा। एक पॉइंट क्या बताया मैंने तुमको, देखो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर तुम लोग सर्कुलर अपर्चर यूज कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टाइम पे सोर्स एस यूज करो, चलेगा। लेकिन अगर तुम लोग स्लिट्स यूज कर रहे जो लीनियर रहता है, या फिर ग्रेटिंग यूज कर रहे जो लीनियर होता है, उस टाइम पे तुम्हारा सोर्स कैसा होना चाहिए, लीनियर, मतलब जैसा सामने वाले का ज्योमेट्री वैसे ही सोर्स का ज्योमेट्री लीनियर, लीनियर सोर्स होगा। और जो तुम्हारा लेंसेस है वो कैसा होना चाहिए, वो टाइम पे सिलिंड्रिकल सोर्स, बराबर। ये सब पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है आगे। सो दैट द फोकस्ड इमेज इज ऑल्सो लीनियर, लीनियर के लिए लीनियर सोर्स, सिंपल लॉजिक, बस। ग्रेटिंग लीनियर, स्लिट्स लीनियर, तो सोर्स भी लीनियर, फोकस पे जो इमेज मिलेगा वो भी लीनियर, समझा, ऐसा। आगे ये डायग्राम हो गया। एक लास्ट पॉइंट पढ़ लो, क्या है, emerging beam is incident of another converging lens that focus the beam on the screen, ये फोकस कर रहा है बराबर स्क्रीन पे, और ये फोकल लेंथ पे ना, बराबर फोकल लेंथ पे करता है फोकस, तुमको इतना मालूम होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पढ़ो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। अगर आएगा तो 4 मार्क्स से नीचे नहीं आ सकता है, बहुत बड़ा है, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया है, बहुत बड़ा है, इसका थियरी वेरी बहुत बड़ा था। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है क्वेश्चन, ये यहाँ यही पढ़ रहे, कुछ नया नहीं। ये पढ़ा ना अपने फ्रॉनहोफर, इसको ही थोड़ा डिटेल में देखो जरा। फ्रॉन याद है, P0 याद है, खाली वो यहाँ पे चेंज कर दिया, P0 ऐसा लिख दिया और कुछ नहीं, बराबर। हमको मालूम है कि ये क्या रहेगा, बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा या तो प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक ही बात, ठीक है। स्लिट्स है, ये स्लिट्स वाला लॉजिक वाला में किधर, यहाँ पे रखा रहेगा बीच में स्लिट्स वगैरह ऐसा, बराबर। हाँ स्लिट्स है, देखा स्लिट्स, स्लिट से जो भी रे निकलेगा पैरेलल रहेगा, वो पैरेलल वेवफ्रंट, याद है रेड कलर का पैरेलल वेवफ्रंट यहाँ पे, याद है। सेकेंड वाला जो कन्वर्जिंग लेंस है उस पे गिरता है और वो फोकस करता है पी पे, बराबर। सेम यही लॉजिक, रेड कलर का जो पैरेलल वेवफ्रंट है वो सेकंड वाले कन्वर्जिंग लेंस, सेकंड समझ में क्यों बोल रहा है, अरे इसके पीछे प्राइमरी वो दिखाया नहीं, जो काम का है वही दिखाया बस यहाँ पे, समझा। तो जो भी तुम्हारा ये पैरेलल वेवफ्रंट है किस पे गिरा, ये कन्वर्जिंग लेंस, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, बराबर है, ठीक। एक और दूसरा है, दूसरा ग्रीन कलर का जो रे वो कितने एंगल पे जाता है, वो थीटा, याद है बताया था, कुछ एंगल पे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर बनेगा उसका, हाँ तो कुछ एंगल पे गया, फिर से क्या ये पैरेलल, बताओ ग्रीन वाला पैरेलल, फिर से कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिलेगा ना। क्या ये फोकस वाला पॉइंट है, फोकस है, फोकस हो रहा ना, फोकस वाला पॉइंट है। फिर ये फोकल लेंथ रहेगा, ये क्या फोकल लेंथ बराबर तुम्हारा स्क्रीन वाला डिस्टेंस डी से मैच होता है, पहले भी किया है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलो देखते हैं डेरिवेशन क्या है। देखो स्लिट, समझा, स्लिट्स, इनके बीच में डिस्टेंस कितना लेते हैं, पहले हम लोग डी लेते थे, याद है डी, पहले हम लोग स्मॉल डी लेते हैं, इस डायफ्रैक्शन में उन्होंने उसको स्मॉल ए ले लिया, टेस्ट में ऐसी थे तो यही लो, बराबर। याद है लैम्डा डी बाई डी, वो भी आएगा यहाँ पे, हाँ। तो ये स्मॉल ए समझा क्या है, पहले जो तुम्हारा दो सोर्स के बीच का, कोरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी था, अब वो ये जो तुम्हारा दो, ये दिख रहा है दो स्लिट्स, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल ए। हाँ डिस्टेंस जो स्क्रीन वाला डिस्टेंस है वो तो डी है, बराबर, और वो वाला डी पहले याद है बहुत बड़ा होता था एज कंपेयर टू स्मॉल डी, अब वो स्मॉल डी को मैंने क्या ले लिया है, ए, तो वही कंडीशन वही, कोई अलग नहीं है। फिर से वही, क्या फोकल लेंथ बराबर तुम्हारे डी से मैच होता है, वो भी देखो यहाँ क्या है, कुछ नया नहीं है, ये तुमको समझा, बताओ खाली क्या कंस्ट्रक्शन बता दो। देखो कल वाले डेरिवेशन में यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्यों किया था याद है, अरे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बताने के लिए, जरा देखो, याद है कल बताया था डेल्टा एल पाथ डिफरेंस, बताओ यहां पे पाथ डिफरेंस क्या है, बोलो। बी से एन को कल मैंने, वैसे बी एन कल अलग आया था, वो पी एस पी की जो भी आया था, S1 P S2 जो भी आया, S1 Q S2 Q ना, हाँ S1 N की M आया था कुछ तो, बरा ठीक है जो भी रहेगा। यहाँ पे ये मेरे लिए बताओ क्या है, बी एन पार्ट डिफरेंस है, यही तो मेन रोल प्ले करता है, याद है, यही तो ब्राइट डार्क बैंड बताता है ना कंडीशंस के। कल के कंडीशन याद है तुमको, अगर तुमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए,
इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, डायफ्रैक्शन में कंडीशन अलग हो जाता है बराबर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताओ ब्राइट क्या रहता है कंडीशन, पाथ में पाथ बताओ पहले, पाथ इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ऐसा याद रखो, याद रखने का यही ट्रिक होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 मतलब 2n लैम्डा बाय 2 बराबर। डिस्ट्रक्टिव बताओ और 2n माइनस 1 यूज करेंगे तो भी चलता है, 2n प्लस 1 करेंगे तो भी चलता है, क्योंकि 2n प्लस 1 से भी ऑड ही आता है बराबर। तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ये बताओ फेज डिफरेंस बताओ, 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और वहां पे क्या था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या था 2n माइनस 1 पाई। ये सब याद रहना चाहिए तुमको, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आएगा। हाँ तो ये बताओ bn बताओ मेरे लिए क्या है, वो bn क्या है, bn पाथ डिफरेंस है हमारे लिए ना पार्ट में, यही तो मेन रोल प्ले करेगा। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर जो कल भी आया, कुछ नया चीज नहीं है। देखो ये जो रेड कलर का रे जा रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा, क्या यहां से लेके इधर तक का हर एक का जो भी पाथ लेंथ सेम है बराबर। क्या यहां से यहाँ पे ये सब देखो, जो ऊपर से आ रहा है और जो नीचे से आ रहा है, क्या उनका ही पाथ लेंथ सेम है, जो ऊपर से जो अबव है और जो बिलो है बराबर, पाथ लेंथ सेम है। बताओ पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितने करेगा, 0 करेगा, और वो ब्राइट मिलेगा तुमको, ब्राइट मिलेगा, क्या बोलेंगे उसको इसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा या तो प्रिंसिपल। सब बताया ना यहाँ पे, डायफ्रैक्शन पढ़ रहे, समझा क्या बोला, ब्राइट डार्क मत बोलना, यहाँ पे क्या रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा। समझा ये क्यों है ऐसा। चलो इसके लिए पॉइंट पढ़ो फिर आगे बढ़ते, कंफ्यूज होंगे। पढ़ो क्या है, हाँ सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे कैसे आया बराबर, तुम वाले में कैसे आया, पाथ लेंथ सेम था, पाथ डिफरेंस 0 हो गया, आ गया सेंट्रल मैक्सिमा बराबर। पढ़ो, फ्रॉम द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी से इक्वी डिस्टेंस पे इन अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द स्लिट ट्रैवल इक्वल पाथ बिफोर रीचिंग पी नॉट रीच करने के लिए इक्वल पाथ है बराबर बराबर, और पाथ डिफरेंस 0 हो गया, सिंपल। आगे किधर थे, हाँ पाथ डिफरेंस इज 0। अब ऑप्टिकल ले रहे क्योंकि ऑप्टिकल पढ़ा दिया ना तुमको अभी, हाँ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो गया 0, हेंस दे टू फॉर्म अ ब्राइट इमेज एट पी नॉट, इट इज कॉल्ड सेंट्रल या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। इसके पहले हमने इंटरफेरेंस पैटर्न, ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये डायफ्रैक्शन वाला चीज है, समझ लो, समझा है, समझे यहाँ पे क्या हुआ। चलो अब आगे आते हैं, पॉइंट पी के बारे में चेक करते हैं। पॉइंट पी जरा पहले ही सुन लो, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आगे। देखो पहले सुन लो, अगर तुम्हारा जो साइन थीटा है, ये दिखाई दे रहा है थीटा, ये वाला थीटा, ये थीटा दिखाई दे रहा है, अगर इसमें साइन लगा दो, साइन थीटा, जरा ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट है bn और हाइपोटेन्यूज क्या है a है। अगर मैं बोलूं bn का आंसर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, जैसे कि bn का आंसर 1 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल, bn का आंसर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा तक बराबर। अगर bn का आंसर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहेगा तो उस टाइम पे तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुमको मिलेगा मिनिमा, मिनिमा समझा ना, मतलब इंटेंसिटी नहीं है वहां पे, डार्क है, समझो। समझ में क्या बताया, ये चीज पहले क्यों बता रहे क्योंकि आगे कंफ्यूज होएगा, तुमको सिर्फ पहले बता दिया। समझ में क्या बताया, अगर ये पाथ डिफरेंस है ना, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, वेवलेंथ का, और याद है कल क्या पढ़ाया था, लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल, ये सब याद होगा, ये सबसे क्लियर होता है इजी चीज। अगर तुम्हारा पाथ डिफरेंस डायफ्रैक्शन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कैसा, मिनिमा की मैक्सिमा, मिनिमा मिलेगा, समझा, मिनिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा के लिए तो बताऊंगा, मैक्सिमा आगे रहेगा, उल्टा रहेगा, जैसे यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है वैसे यहाँ पे ऑड मल्टीपल आएगा, किसका, लैम्डा बाय 2 का बराबर है, उल्टा, अरे इंटरफेरेंस से उल्टा हो चुका है, क्लियर। एक लास्ट टाइम सुन लो फिर देखते देखो क्या है। अगर bn मतलब अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा कुछ है तो मिनिमा। अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 तो मैक्सिमा, समझा। एक और चीज सुन लो जो आगे तुमको कंफ्यूज कर देगा, देखो ये क्या है बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा बराबर, सेंट्रल या तो दूसरा, हाँ तो इधर जो आएगा ना, या फिर एक सेंट्रल मैक्सिमा है तो सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब तुमको मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा, अब क्या मिलने वाला है, समझा। अब प्राइमरी ने, प्राइमरी यही है, इसको ही समझ लो प्राइमरी, समझा। सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा कंटिन्यू होते होते जाता है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा है, कंफ्यूज कर लेगा, इसके लिए पहले क्लियर कर दूं। देखो एक बार फिर से बताओ, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए मिनिमा के लिए, ऑफ लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 बराबर है, 2n + 1 लैम्डा बाय 2 बराबर, समझा। हाँ अब जरा पॉइंट सुनो, एक और क्या बताया मैंने, ये कौन सा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या क्या मिल सकता है तुमको,
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। समझा? आगे और मिनिमा भी तुमको सेकेंडरी ही मिलेगा। समझा? मिनिमा भी कैसे मिलेगा? सेकेंडरी। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी बोलने का मतलब सेकेंडरी सब जगह पे आएगा बस। समझा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा लेते जाओ। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है ना? इसके लिए जो सबसे एक बात और, जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये हमेशा सबसे ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। इसके जितना ब्राइट कोई और मैक्सिमा नहीं हो सकता है। जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट, फर्स्ट मैक्सिमा का ब्राइटनेस इससे थोड़ा कम हो जाएगा। समझा? सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा का ब्राइटनेस फर्स्ट वाले सेकेंडरी मैक्सिमा से भी कम हो जाएगा। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा का ब्राइटनेस सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, धीरे धीरे आगे जाएंगे मैक्सिमा का ब्राइटनेस कम कम होता है। सेम ऐसे मिनिमा का भी होते जाता है। समझ में आ रहा है? ब्राइटनेस कम कम होते जाए, गोल में होता है ऐसा पूरा, मतलब ऊपर ऊपर भी होएगा तो नीचे नीचे होगा। समझा? गोल ऐसा, पहले सेंट्रल मैक्सिमा फिर ऐसा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ब्राइट बीच में, फिर से कम ब्राइटनेस, फिर कम कम ऐसा एंड हो जाएगा और बाद में तुमको यूनिफॉर्म देखने मिलता है, यूनिफॉर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पे चेंजेस नहीं देखने मिलता है। समझ में क्या बताया? ये सब चीज लगी है। चलो फटाफट चालू करते हैं। ये पढ़ो पॉइंट नंबर, ये पोजीशन ऑफ सेकेंड। देखो आगे देखो, सेकेंडरी मिनिमा, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी ही मिनिमा, सेकेंडरी ही मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल आया, प्राइमरी वाला वर्ड यहाँ पे आया ही नहीं है। समझा? सेंट्रल एक है। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। Consider a point P on the screen at which waves traveling in the direction making an angle theta with CP। याद है CP? CP वाला जो पॉइंट है, याद है? इससे कितना एंगल बना है? थीटा का एंगल बना है, थीटा का। with CP किधर गया? हाँ, थीटा। आर ब्रॉट टू फोकस एट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट P पे सब रे जो भी है ग्रीन वाला फोकस हुआ है बस, और कुछ। इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट था। आगे याद है मैंने तुमको क्या बताया था? क्या किसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा तो मिनिमा? हाँ, लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल। देखो याद है बताया तुमको, इसमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। देखो ये ट्रायंगल में आओ, ABN दिखाई दे रहा है, ABN ट्रायंगल में आओ। ABN ट्रायंगल है कैसा, वो भी देख लो। ये दिख रहा है, ये है A, ये B है, और यहाँ पे कुछ तुम्हारा ऐसा रहेगा N। समझा? अगर मैं यहाँ पे थीटा लगाऊं, साइन थीटा, बोलो अपोजिट कौन है? BN। बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। बराबर, कभी कभी ऐसा समझ में नहीं आता, इसके लिए अलग से बनाया। तो BN अपॉन AB। BN बोलो तुम्हारे लिए क्या था? BN था क्या? पाथ डिफरेंस। तो BN निकालो यहाँ से, BN अलग करो, AB इधर भेजना पड़ेगा, AB साइन थीटा। याद करो AB कितना है? A रहेगा। क्या लगता है तुमको, ये थीटा बहुत ज्यादा रहेगा क्या? क्या बहुत स्मॉल रहेगा? बहुत छोटा रहेगा। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, बराबर। तो मैंने AB को A लिखा है और साइन थीटा को क्या लिखा है? थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। समझा? तो ये मैंने क्या निकाला बताओ? पाथ डिफरेंस। याद है इंटरफेरेंस में एक पार्ट डिफरेंस आया था, बताओ क्या था वो? किसको याद है? इंटरफेरेंस बताया था, हर पॉइंट पे स्क्रीन पे वही पार्ट डिफरेंस होता है, लैम्डा d/d। सिखाया था ना? आया था ना? हाँ। तो वैसे ही यहाँ पे पाथ डिफरेंस बोलो कितने करेगा? A इंटू थीटा का, A इंटू थीटा करेगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे जरा ध्यान दो। मैंने क्या बोला था? BN को क्या लूँ तो मिनिमम मिला वहां पे? इंटीग्रल 1 लैम्डा लूँ, मतलब लैम्डा। तो मैंने BN के जगह क्या लिख दिया? लैम्डा। और AB तो तुमको मालूम है A है वो, बराबर। तो साइन थीटा 1, ये दिख रहा है, ये जो तुमको मिल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमा को कि मैक्सिमा को? क्यों बोलो मिनिमा? क्योंकि हम लोगों ने BN का आंसर लिया लैम्डा। अगर 2 लैम्डा लूँ तो भी मिनिमा। अरे बता ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर 3 लैम्डा लूँ तो भी मिनिमा। प्रॉब्लम रहेगा, ये बन जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये क्या आएगा? सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। 3 लो, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। समझा? ऐसा लॉजिक है। ठीक है, पढ़ लो जरा नीचे वाला पॉइंट पढ़ो। सच पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। और ये पढ़ो, सच पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। सिंपल है, इस पहले बता दिया, इसके थोड़ा इजी हो जा रहा है, बराबर। आगे जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा है, एंड सेकेंडरी मिनिमा, एंड सेकेंडरी तो मिनिमा आता रहेगा ना लास्ट में एकदम। हाँ, तो फर्स्ट था तो यहाँ पे 1 लैम्डा है, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा तो 2 लैम्डा है, एंड सेकेंडरी मिनिमा रहेगा तो n लैम्डा रहेगा। तो बताओ साइन थीटा का, अच्छा यहाँ से निकालो जरा, इससे आंसर निकालो। साइन जो है साइन थीटा n, बराबर, इज इक्वल टू बोलो कितना? n लैम्डा बाय a। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। याद है टैन लगाया था अपन ने डिस्टेंस निकालने के लिए, वाई वाला इंटरफेरेंस में। इधर भी लगाओ फॉर nth। अरे भूल गए क्या? याद है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y लेते थे हम लोग और निकालते थे ना y, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, कल निकाला था ना? वैसे वैसे ही फिर से टैन इधर लगाएंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा ना, अपोजिट में y रहेगा और एडजेसेंट में क्या रहेगा? d। अरे स्क्रीन से लेके सोर्स तक का डिस्टेंस कितना होता है?
डी ना, कल भी तो आया था। अरे y बाई डी तो कल भी आया हुआ था ना, tan थीटा का आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर तुमको देना पड़ेगा मेरे को, ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो तुमको इतना मालूम है कि वो स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ स्मॉल एन क्या है। हाँ, कि मतलब वो nth वाला तुम्हारा बैंड है, nth सेकेंडरी मिनिमा है, उसका तुम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो tan थीटा ये डी बताना। अगर तुमको अभी कंफ्यूज हो रहा है तो रहने दो, डी ना ये एंड आ जाऊंगा, तुम लोग खुद ही आंसर देंगे डी क्या है। बराबर याद रखो, डी का तुमको कंफ्यूजन है कि डी है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मालूम है, बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो तो tan थीटा एन समझा क्या है, tan थीटा एन अपोजिट क्या था तुम्हारे पास, जो भी था y है ना, y n ले लेते हैं, y क्या लेते हैं n, मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है वहां पे d, बता दो थोड़ी देर में d क्या है। बराबर हाँ, तो tan थीटा n का आंसर yn अपॉन d, बराबर ना। तो yn अपॉन d, स्मॉल d कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं है, वहां का सफिक्स है। चलो बता ही देता हूं, ये d रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क बैंड को। क्यों बोलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मिनिमा। थोड़ी देर में तुमको पढ़ाऊंगा मैक्सिमा, वहां पे d के जगह पे क्या जाना चाहिए, ब्राइट बैंड ना, क्या आना चाहिए बी। डार्क तो डी आया ना, देखो बी, देखो बी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है चलो आ जाते हैं। तो समझो डी क्यों लिख रहे हैं, डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए और कुछ नहीं। tan थीटा निकाल दिया अपन ने। यार तुमको मैथ्स में एक चीज सिखाया है, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा का आंसर क्या आता है, थीटा। tan थीटा का आंसर क्या आता है, थीटा। ये सिखाया हुआ है तुमको, जैसा साइन बिहेव करता है वैसे tan बिहेव करता है स्मॉल एंगल, बराबर। क्यों, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, tan जीरो सेम बिहेव करता है, समझा, ऐसा लॉजिक है। तो तुमको पहले से मालूम है कि तुम्हारा एंगल कितना है, छोटा है, स्मॉल है ना। तो जो भी तुम्हारा tan थीटा एन डी लिखो कि थीटा एन डी लिखो सिर्फ। अच्छा एक बात और, tan थीटा एन डी हो जाएगा। अगर वही मैं sin थीटा एन डी लिखूं तो बोलो क्या हो जाएगा, ये थीटा एन डी, क्या दोनों सेम हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, इफ थीटा एन डी इज वेरी स्मॉल tan थीटा एन डी sin थीटा एन डी सेम। sin थीटा एन डी का आंसर यहाँ पे निकाला हुआ है n लैम्बडा बाय a, और ये तुमको यहाँ से मिला है। बराबर क्यों कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर हमेशा मैक्सिमा होता है, बराबर समझ में आ रहा है। तो y एन डी यहाँ से निकालो, d इधर भेजो, देखो कैसे आ गया। और याद करो फॉर्मूला बना क्या, देखो जरा, n लैम्बडा d बाय a इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे a लिया, अगर इधर d लेते तो बोलो इधर क्या आता, d बाई डी। मैच हो गया ना, मैच हो गया नहीं, लैम्बडा d बाई डी। अरे n है, समझो ना, n मतलब nth ले रहे तुम लोग, अगर फर्स्ट लू तो लैम्बडा d बाई डी आ जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, समझा। और लैम्बडा d बाई डी को ही तो हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, याद है w फ्रिंज विड्थ। तो n तो एज इट इज है, और ये पूरा पैरामीटर को हमने लिख दिया w मतलब फ्रिंज विड्थ, सिखाया ना फ्रिंज विड्थ, बराबर ना। एक दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड या तो दो सक्सेसिव डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। समझ में आया ये क्या निकाला। बताओ ये y एंड d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल। यहाँ पे ब्राइट मत बोलना, ब्राइट डार्क नहीं बोलते हैं, वो खाली लिखा है यहाँ पे ब्राइट डार्क ले, समझा, नहीं बोला गया ना, किधर में नहीं बोला गया है, समझा पॉइंट क्या निकाला। सेम ऐसे इधर भी करते हैं, सेम वैसे। फिर से वही क्या बताया था, अगर तुमको ब्राइट चाहिए, ब्राइट मतलब कि मैक्सिमा चाहिए, प्राइमरी मैक्सिमा आ सकता है क्या, आगे किधर और सेकंड और किधर सेंट्रल मैक्सिमा आ सकता है क्या, कौन सा मैक्सिमा आएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा ही आएगा। अगर तुमको मैक्सिमा चाहिए, तुमको ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 सिखाया थोड़ी देर पहले, बराबर 2n + 1 ऑड आता है, कोई वैल्यू डालो वहां पे, 1 डालो, 1 आया ना, ऑड 2 डालो 5 ऑड आ रहा ना, कोई भी नंबर डालो, बराबर 0 डालो 1 आएगा, बराबर ना, समझ में आ रहा है। अरे 1 भी तो ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9, बराबर ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 अगर तुम्हारा पाथ डिफरेंस है तो कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो वैसे तुम लोग खुद से भी कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो जैसे याद है साइन थीटा एन निकाला था मैंने, याद है, रब कर दिया यहाँ पे ना, याद है यहाँ पे निकाला था, रब किया कि नहीं, हाँ कर दिया था ना। कैसे निकालते बताओ, साइन थीटा पाथ डिफरेंस अपॉन ए बी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए, पाथ डिफरेंस कितने का है 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। ए समझा कहाँ से आया, अरे इधर से ए बी को ए लिखा जाता है, बराबर, ये साइन थीटा एन बी है, ऐसे ही tan थीटा एन बी भी निकाल सकते, जो ऊपर निकाला था हमने, किधर गया tan थीटा एन बी, ये देखो वही आएगा ना tan थीटा, अरे वही आएगा tan थीटा, खाली d के जगह पे b, क्योंकि अब ब्राइट है ना, समझा। तो y एन बी अपॉन डी तुम्हारे लिए tan का आंसर है, और ये किसका आंसर है, साइन। दोनों को इक्वेट कैसे कर दिया, क्योंकि हमने उसको ले लिया छोटा, tan और साइन छोटे एंगल पे सेम हो जाता है ना। हाँ यहाँ से निकालो जरा y एन बी, बोलो कितना आएगा y एन बी, ये d उधर भेजना पड़ेगा, 2n + 1 लैम्बडा d बाय 2a। या देखो इसमें से ना, अगर मैं याद है ब्रैकेट में से 2 कॉमन लूँ, कल भी ऐसा किया है बराबर, अगर मैंने 2 कॉमन लूँ तो नीचे के 2 से कैंसिल, तुमको मिलेगा n + ½ कल आया था n - ½ याद है क्या, वो माइनस मानो क्यों आया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2n + 1 नहीं लिया था, वहाँ पे लिया था 2n, दोनों ऑड को ही रिप्रेजेंट करता है,
समझा चीज क्या है? तो यहाँ पे ये समझो, ये जो मैंने वाई एन बी निकाला है, बोलो ये वाई एन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ये वाई तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। समझा? समझा ना? ब्राइट और डार्क मत बोलो, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करो। समझा कैसा है? अच्छा, ये पूरे से कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन को मालूम पड़ चुका है, एक ही सेंट्रल क्या रहता है? मैक्सिमा। इसके आगे तुमको सेकेंडरी मैक्सिमा देखने मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, बराबर। एक ही सेंट्रल मैक्सिमा और इसके बाद जो भी मिनिमा रहेगा वो भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, ऐसे जाएगा। सब सर्कुलर रिंग के फॉर्म में रहेंगे ना, सर्कुलर रिंग। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल में, और धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होएगा, एकदम फास्टली कम होता है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाता है। बराबर, समझना? ये कंक्लूजन है। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। पढ़ो क्या है? द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द सिंगल नैरो स्लिट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, बीच में ब्राइट मैक्सिमा है एट पी नॉट, पी नॉट पे है ना सेंटर पे, आगे फॉलोड बाय अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा और अल्टरनेट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन बोथ साइड ऑफ पी नॉट। मतलब ऊपर भी एक्चुअल में सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, समझना? हाँ, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह पर रहेगा ना। अरे सर्कल है तो पी नॉट भी ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, आजू भी आएगा, बाजू में भी आएगा। समझा? ऐसा है। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या है? ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज स्मॉलर। बताया ना, सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी स्मॉलर रहेगा, किससे? सेंट्रल मैक्सिमा से। द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड इट गोस ऑन, धीरे धीरे डिक्रीज होएगा, बाद में यूनिफॉर्म। बताया था ना, गोस ऑन डिक्रीजिंग फास्टर विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, फाइनली टर्निंग इनटू यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन। समझा पॉइंट क्या है? ये बताया था ना। समझा क्या क्या है? थोड़ा लेवल है इसमें, ये सब चीज समझने इतना इजी भी नहीं है, बड़ा समझना। पर हाँ, किधर स्लिट मतलब वही कि बीच में ऐसा एपर्चर रहता है जाने के लिए, होल रहता है बस। किधर? दो स्लिट कहाँ है यहाँ पे? कहाँ दिखाई दे रहे दो स्लिट? एक स्लिट, बीच में गैप कितना? एक ही है ना गैप, मतलब एक ही चीज था ये, बड़ा बीच में गैप बना है, यहाँ से जा रहा है, ऐसा सिंगल ही स्लिट है, एक स्लिट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक डबल स्लिट भी होता है। समझो पॉइंट क्या है ये? बोलो, डबल स्लिट याद है? डबल स्लिट इधर देखो, हाँ करेक्ट, यंग्स डबल स्लिट, ये होता है डबल स्लिट। कल किए थे ना ऐसा, ये डबल स्लिट ऐसा ना, दो अपर्चर। समझा? ये डबल स्लिट था और ये कौन सा है? सिंगल स्लिट है। समझ में आया पॉइंट क्या है? तो समझा ये क्या है? देखो एक बार रिवाइज बना लेते हैं फटाफट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटेंसिटी चेक किया, बराबर। इंटेंसिटी को बोलो किससे रिलेट करके यूज किया हमने? सॉल्व। इंटेंसिटी एक्चुअल में होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किससे रिलेट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर सॉल्व कर दिया, बराबर। समझा? फिर हमने यहाँ पे देखा 6 मेन पॉइंट। कोवेलेंट होना चाहिए, और क्या? मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, नैरो स्लिट होना चाहिए, डी जो है वो कैपिटल डी से कुछ ज्यादा ही छोटा होना चाहिए। ये सब सिंपल पॉइंट था। फिर ऑप्टिकल पाथ लेंथ बताया, याद थे? ईटा डेल्टा एक्स, याद है कि नहीं? वो होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। वो वाला पाथ लेंथ है जो सेम टाइम में डिस्टेंस कवर होता है ना, मीडियम में। याद है ना, टाइम दोनों में सेम होता है। मीडियम में डेल्टा एक्स का डिस्टेंस कवर होता है और वहां पे कितना? ईटा डेल्टा एक्स। ठीक है, सिंपल है। चलो, पार्ट डिफरेंस तुमको आता रहेगा, अभी इतना कुछ है नहीं, सब समझ में आ चुका है। फिर याद है वाटर में हमने देखा पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ऐसा, बराबर। 2 बार रिफ्लेक्शन, एक ऊपर वाले सरफेस भी रिफ्लेक्ट करता है और नीचे वाला सरफेस। अलग अलग व्यूइंग एंगल पे तुमको अलग अलग कलर देखने मिलेगा। अलग अलग कलर देखने मिलने का दो रीजन था। एक रीजन था वहां पे कि क्या हो रहा है बताओ, व्यूइंग एंगल चेंज हो रहा है। दूसरा, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, बताया था ना। दो रीजन था वहां पे। फिर डायफ्रैक्शन बताया, ये है बेंडिंग ऑफ लाइट, बराबर। कब? जब वो अपर्चर के एकदम बराबर एंड्स पे लगेगा। कहाँ बेंड होता है? शैडो वाले रीजन में, ठीक है। फिर फ्रॉन्टऑफर बताया, डिस्टेंस ज्यादा होता है, फ्रेशनेस में डिस्टेंस कम होता है। फिर ये देखा अपन ने, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था ना, दो कन्वर्जिंग लेंस, दो था ना, एक से सोर्स निकला, कहाँ पे रखा है? फोकस पे रखा है, और इसने फोकस किया स्क्रीन पे बराबर। फोकल लेंथ बराबर तुम्हारे डी वाले से मैच होता है, डी के डिस्टेंस कैपिटल डी से, ठीक है। फिर ये तो सिंपल था। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि दोनों का पाथ लेंथ सेम है, पाथ डिफरेंस 0 का आ जा रहा है। फिर इस पॉइंट पे याद है कि अगर तुमको सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ये क्या है? 2n लैम्बडा बाय 2। अगर यहाँ पे तुमको मिनिमा चाहिए तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, याद रखो n का वैल्यू 1 से चालू करना, बराबर। n लैम्बडा, n का वैल्यू 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 0 लैम्बडा नहीं। समझा पॉइंट क्या है? और लास्ट में कंक्लूजन समझा? एक ही सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद सब क्या आएगा? सेकेंडरी मैक्सिमा तो सेकेंडरी मिनिमा, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होता है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा का होता है, बराबर। और पहले एकदम फटाक से कम हो जाता है और बाद में यूनिफॉर्म देखने मिलता है तुमको। सिंपल है, समझा? ठीक।